इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया। ड्रीप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने धर्मे भाई की राम राम। और आज कार्यक्रम फोन इन के अंदर हम जो बातचीत करेंगे, हमारा जो विषय रहेगा धान फसल में खरपतवार नियंत्रण। और विशेषज्ञ आज जो स्टूडियो में हमने बुलाया कार्यक्रम फोन इन के लिए डॉक्टर विनोद कुमार, जो उपमंडल अधिकारी कृषि विभाग कुरुक्षेत्र में है। और बातचीत का जो सिलसिला भाई कृष्ण चंद जी करेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम फोन इन। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, उपमंडल अधिकारी कृषि विभाग कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद रिसाला भाई जी।
और आज हम जो है ना डॉक्टर साहब ये एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है फ़ोन इन, और फ़ोन के माध्यम से हम जो है ना किसान भाइयों के जो भी प्रश्न आते हैं उनका जवाब हम देते हैं। और हमारे जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा धान फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। और स्टूडियो का फ़ोन नंबर रहेगा 01744-221-322, यानी कि भाई कुरुक्षेत्र का जो STD कोड है वो 01744 है, और फ़ोन है 221-322। इस पर जो है ना अपनी समस्या का समाधान के लिए सीधे फ़ोन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि आजकल जो है ना धान फसल का सीज़न चला हुआ है जी। और आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि जो धान की रोपाई है वो किसान भाई कितने समय तक करें और कितना समय उनको और करनी चाहिए। रिसाला भाई, क्योंकि खरीफ सीज़न का जो हमारा क्षेत्र है, चाहे मैं बात करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, अम्बाला है और हमारा पानीपत का क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में लगभग इस सीज़न में धान की ही रोपाई हमेशा की जाती है जी। सरकार द्वारा ये आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले निर्णय लिया गया था कि 15 जून से पहले कोई भी किसान भाई अपने खेतों के अंदर धान की रोपाई नहीं करेगा जी। ये एक संवैधानिक नियम बना दिया गया था। और मैं किसान भाइयों का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। भी सभी किसान भाइयों ने सरकार का साथ दिया, भरपूर साथ दिया, और आज हमारे क्षेत्र में मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी किसान साथी धान की रोपाई 15 जून से पहले नहीं करता है जी। जहाँ तक धान की किस्मों की जहाँ तक बात है, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ तो लगभग PR की किस्में यहाँ अधिकतर लगाई जाती हैं। धान की किस्में भी यहाँ बासमती धान की भी किस्में यहाँ लगाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः हमारी HBC 19 है, बासमती 370 है, 1509 है, पूसा 1121 है, 1718 है। ये बहुत सारी किस्में जो है बासमती की भी यहाँ रोपाई की जाती है। लेकिन क्योंकि मुख्य हमारा क्षेत्र है वो धान की जो हमारी PR ग्रुप की वैरायटीज़ हैं जी। सुपर फाइन में तो ये आ जाते हैं जो फाइन वैरायटीज़ हैं, उसमें अगर मैं जिक्र चर्चा करना चाहूँ तो PR 114 है, PR 126 है, 127 है, और कुछ हाइब्रिड्स भी हमारे यहाँ डॉक्टर साहब पहले फोन ले लेते हैं जी। हेलो हेलो। डॉक्टर साहब किन्हीं कारणों से शायद संपर्क नहीं हो पाया, तो चर्चा कर रहे थे हम धान रोपाई पे। तो अन्य भी जो मैं किस्मों का जिक्र कर रहा था किसान भाइयों के लिए, PR ग्रुप की तो बहुत सारी किस्में लगाई जाती हैं, साथ साथ कुछ हाइब्रिड्स भी हैं, रिसर्च वैरायटीज़ भी हमारे किसान भाई लगाते हैं। और मैं अगर औसत पैदावार की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पैदावार यहाँ किसान भाई प्राप्त करते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि धान की रोपाई के समय में किस प्रकार की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौध को अपने उस पौध वाले खेत से निकालते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि खासकर बासमती क्रॉप के अंदर किस्मों के अंदर लंबा बढ़ने वाली बीमारी आ जाती है। तो हमारी साइंटिफिक रिकमेंडेशंस ये हैं कि किसान भाई जब पौध को पाड़ते हैं तो वहाँ वो कार्बेंडिज्म या जो हमारी एक बावस्टिन नामक दवा आती है, उस दवा का अगर वो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इस्तेमाल कर लें तो लंबा जो झंडा हमारा आ जाता है फसल के अंदर वो निकलना बंद हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब कई बार ये देखते हैं जैसे वो धान जो है लंबी हो जाएगी, फिर उसका कहते हैं ना भी पत्ता काटना है, पत्ता काटने की समस्या आती है। वो हमारी कुछ बासमती की समस्या है। तो डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। सर। हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं गुजरात से तहसील जिला पाटन गांव डेर से धीरज रबारी, आपका नियमित श्रोता जी। कॉल कर रहा हूँ जी। थोड़ा सा रेडियो से पीछे हट के बात करें या थोड़ा वॉल्यूम कम करें। सर मेरा रेडियो नहीं है, मेरे सर पास आवाज थोड़ी गूंज रही है आपकी। है। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहोगे? मेरा प्रश्न ये है कि अगर धान बुआई करना है तो ऑर्गेनिक यानी सजीव खेती करना है, तो बाजरे की खेती करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, उसका बीज कहाँ से लाना पड़ेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर मेरे को दीजिए। बाजरे की खेती के बारे में बात कर रहे हो आप? हाँ सर। हाँ। मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हो आप? ऑर्गेनिक मिलेट्स के बारे में नहीं, तो उसके लिए देखो आप आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं गुजरात से बात कर रहे हो आप? हाँ ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हो आप?
डेर मेरा गांव का नाम है, तहसील जिला पाटन। धीरज रबारी बात कर रहा हूँ सर। तो मेरे ख्याल से आपने कुरुक्षेत्र की यात्रा की होगी शायद अभी कुछ दिन पहले। कुरुक्षेत्र आए हैं आप? हेलो, शायद फोन कट गया है। वो किसान भाई जो है बाजरे की खेती के बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे। चलो फोन कट गया, फिर बताना चाहूँगा मैं। हमारे जी हाँ, यहाँ जो बाजरे का जो क्षेत्र है वो दक्षिण हरियाणा में काफ़ी मात्रा में बाजरा बोया जाता है और बहुत सारी हमारी हाइब्रिड जो किस्में हैं वो यहाँ प्रचलित हैं। आप साथी जो जिस किसान भाई ने अभी फ़ोन किया था वो उन किस्मों का वहाँ इस्तेमाल कर सकता है। और जहाँ तक उन्होंने बात की प्राकृतिक मैं खेती करना चाहता हूँ, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो पहले प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ले लें। जी बिल्कुल। क्योंकि आपके गुजरात क्षेत्र से, गुजरात राज्य से, क्योंकि आचार्य महामहिम राज्यपाल गुजरात डॉक्टर देवव्रत जी ने एक भरपूर प्रयास किया है कि वहाँ के किसानों को और कृषि अधिकारियों को और कृषि वैज्ञानिक को लगातार यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप पहले उन अधिकारियों से मिलकर प्राकृतिक खेती के विषय को जान लें और उसका पूरा प्रशिक्षण ले लें। जी प्रशिक्षण लेने के उपरांत ही उस खेती के ऊपर आप जाएँ। तो डॉक्टर साहब, चर्चा कर रहे हैं हम कि जो प्राकृतिक खेती की तो आप जानकारी दे रहे हैं, साथ साथ में किसान भाई हैं धान फसल की रोपाई कर रहे हैं जी। और कौन सी ऐसी किस्में हैं जो अपने खेत में इस समय वो लगा सकते हैं? रिसल भाई, मैंने अभी बताया कि PR 114 है, PR 127, 126 है। डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? ये बलदेव सिंह गांव साथ से बोल रहे हैं। अच्छा बलदेव सिंह जी, पूछिए क्या पूछना चाहोगे? ये जीरी लगाई है जी, इसमें तैयारी कौन सी के दवाई, कौन सी दवाई के बारे में बात। किस चीज की दवाई डालनी है आपको? ये शुरू में तो मुझे अभी लगाई है, पैसों में लगे ना थे। नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपको कीट नियंत्रण करना है? खरपतवार नियंत्रण खरपतवार जामने के उसमें जो मचाटी चल रही है वो। हाँ, अगर देखो जैसे ही आप धान की रोपाई करते हो, जैसे खड़े पानी में रोपाई करते हो आप, खड़े पानी में जैसे ही रोपाई करने के उपरांत एक रिफिट नाम से, प्रेटिला क्लोर नाम से दवाई आती है, प्रेटिला क्लोर, वो 400 ग्राम दवाई प्रति एकड़ आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। और उसको लगभग 4-5 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखें आप। खरपतवार नियंत्रण आपका संपूर्ण रूप से हो जाएगा। उसके बाद अगर 4-5 दिन के बाद में अगर खरपतवार नियंत्रण आप करना चाहते हैं तो 2 प्रकार से खरपतवार नियंत्रण आप कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार आपके खेत के अंदर तो आप वहाँ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास 2,4-D नामक दवा है, एक 2,4-D का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहाँ से मिलती है? हैं जी, कहाँ से मिलती है? बाजार से मिलेगी आपको सारी चीज़ें, ये बाजार से आपको मिल जाएंगे यार। जो ऐसे है बलदेव जी, आप जो दवाइयों की दुकान है ना वहाँ जाएं और उससे जो है ना वो दवाई ले लें और लेकर के 400 ग्राम जो है ना आपने प्रति एकड़ यानी कि 1 किले के हिसाब से आपने उसमें स्प्रे करना है। हाँ जी, मिल जाएगी दवाई है? हाँ मिल जाएगी। पेवा से कह रहे? पेवा से? हाँ मिल जाएगी, पेवा से मिल जाएगी आपको। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब आगे जो है, जैसे आप किस्मों के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे क्षेत्र में लगभग 75% एरिया क्षेत्र में तो हम PR किस्म की किस्में लगाते हैं, जिसमें आपकी PR 114 है, 126, 127 है। हाइब्रिड्स का भी काफ़ी क्षेत्र हमारे यहाँ लगाया जाता है। और लगभग 20 से 25% क्षेत्र हमारा बासमती में लगाया जाता है, जिसके अंदर 1509 आ जाती है, HBC 19 आ जाती है, त्रावड़ी बासमती जिसको हम बोलते हैं, CSRI 30 आ जाती है, बहुत अच्छी बासमती किस्म है। साथ साथ पूसा 11-21 है और पूसा 17-18 है। ये बहुत अच्छी किस्में हैं जो बहुत अच्छी पैदावार आपके यहाँ दे सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये तो आपने जानकारी दी कि किस्मों के बारे में, अब थोड़ी सी और जानकारी लें कि जैसे जो रुपाई है वो किस प्रकार से करें, क्या क्या उन बातों का ध्यान रखें जिससे ताकि जो किसान भाई हैं उनकी फसल अच्छी खेत में लहलाए। आप जब भी धान की रोपाई करते हैं तो एक बात बहुत मुख्य बात जिसका सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, जो हम प्लांट पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक फोन ले लेते हैं पहले। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? मैं नागपुर से चित्राज। अच्छा जी, क्या पूछना चाहोगे? इस टाइम जनाब हमारे मक्की घटी है। मक्की? हाँ जी
जी। और जी मक्की काट का या मतलब बहुत बढ़िया है पौध बोने मक्की काट का मशीन लगाओगे कुछ तो ऊपर सीधा रह जाना फिर आगे हो जाती पानी कुछ घट जाओ, उसका क्या इलाज हो सकता? क्या मैं सुबह आपका प्रश्न नहीं समझ पाया? आवाज क्या साफ पूछना नहीं आ है? रही। मक्की काट सकते मक्की अभी काट लोगे आप, काटने के उपरांत फिर आप उसके अंदर पौध बोना चाहते हो धान की? ना उसकी मतलब फिर जो काट का जीरे लगाओगे ना, हाँ जीरे लगाओगे ना काट के इसको, तो चौड़ी पत्ती का जो पहाड़ है मतलब सूखा है और हाँ चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार आपका वो कंट्रोल नहीं होता आपसे। वो पानी में जो दब जाती हो। हाँ मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए, चौड़ी पत्ती के लिए खरपतवार के लिए आपकी 2-3 दवाइयां मैं आपको बताना चाहूंगा। 2,4-D जो हमारी है 58%, उस दवा का आप 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उससे चौड़ी पत्ती के जितने खरपतवार हैं हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। उसके उपरांत भी अगर आपके बचते हैं कुछ चुगड़ा वगैरह आपका है चौड़ी पत्ती वाला मिल जाता है, तो वहां एक दवाई आती है एफिनिटी के नाम से, कारफेंट्राजोन। अगर उस दवा का भी आप 20 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करते हैं तो उसका भी उससे कंट्रोल हो जाता है। अगर इनके बावजूद भी अगर आपकी दवा डालने के उपरांत भी इन खरपतवारों का नियंत्रण आपके खेत में नहीं होता है, तो उसके लिए फिर आप एक नोमनी गोल्ड नाम से एक दवा आती है, नोमनी गोल्ड। उसका आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप उसका छिड़काव करें तो उससे आपके खरपतवारों का नियंत्रण 100% हो जाता है। जी धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मौसम की जानकारी ले लेते हैं। जी किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 65% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 30 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, आप आवश्यकता अनुसार धान की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, आप आवश्यकता अनुसार धान की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, वातावरण में नमी होने के कारण पशुओं में थैलेना बीमारी होने की संभावना हो सकती है। अब अपने पशु घर को साफ रखें। साथ ही किसान भाई, जैसे ही आपको इस बीमारी के लक्षण नजर आए, आप पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे बार बार यही जिक्र हो रहा है कि जो हमारी धान की फसल है उसमें खरपतवार कौन कौन से आ सकते हैं और उनका हम कैसे निदान कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया, उस पर किसान भाई ने प्रश्न पूछा था कि खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो धान की फसल के अंदर हर प्रकार के खरपतवार आते हैं। तो अगर आप शुरुआत में जो आपकी संकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं, जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हो खेत के अंदर धान को, तो अगर ट्रांसप्लांटिंग के फ़ौरन बाद अगर हम प्रेटिलाक्लोर नामक दवाई 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ट्रांसप्लांटिंग के फ़ौरन बाद अगर डाल देते हैं तो उन खरपतवारों का नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरे, उसके उपरांत बाद में कुछ चौड़ी पत्ती खरपतवार हमारे खेतों में आ जाते हैं, तो उसके नियंत्रण हेतु मैंने आपको जैसे बताया 2,4-D हमारे पास जो दवा है उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं।
हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? रामचंद्र बोल रहे सर। कहाँ से सर? रायपुर उड़ान से बोल रहे, रायपुर उड़ान। जी पूछिए, क्या पूछना चाहोगे? सर ये मैंने 500 की पौध बो रखी थी जी। इसमें कोई पेड़ा बद रहा? आपने जो पौध बोई थी उसका बीज उपचार किया था पहले? किया था जी, कोई पेड़ा जी मतलब कड़ी कोई बात नहीं, उस पौधे को आप अभी निकाल दो और जब पौध पाड़ोगे ना, पौध पाड़ने से 2 दिन पहले, जैसे मान लो आपने कल पौध पाड़ने, तो आज या जो कल गया है 2 दिन पहले आप हमारे पास जो कार्बेंडिज्म दवाई आती है बावास्टीन जो है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसकी ड्रेंचिंग कर दें, रेत मिलाकर छींटा मार दें, उसके बाद पाड़ें और गीले में ही पौध को पाड़ें। आप सूखा ना हो कहीं भी क्षेत्र, गीली होनी चाहिए आपकी जगह वो, वहीं से अगर पाड़ोगे तो इस बीमारी के आने की संभावना कम से कम हो जाती है। ठीक है सर। जी 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 डॉक्टर साहब, तो मैं पहले बात कर रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या देखभाल करनी चाहिए जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं खेत के अंदर। तो अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करने हैं तो किसान भाइयों के पौधों की संख्या कितनी रखनी है वो बहुत ध्यान में रखने की। जी बिल्कुल। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 30 से 32 पौधे अगर हम 1 स्क्वायर मीटर में लगाते हैं तो किसान उस तकनीक से अधिकतम पैदावार प्राप्त कर सकता है। लेकिन आम प्राय देखने में ये आता है कि किसान भाई जो हैं लगभग 20 के आसपास ही पौधे का रोपण 1 स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो अगर किसान भाई 30-32 अगर पौधे 1 स्क्वायर मीटर में लगाते हैं तो एक तो पौधों की जो फुटाव है वो बड़ा अच्छा रहता है, उनमें से एरिएशन अच्छी होती है। अगर कम पौधे लगाएंगे तो पौधों के अंदर जो टिलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं और उसमें से ट्रू टिलर कम रहते हैं और फॉल्स टिलर ज़्यादा आ जाते हैं। तो वहाँ जो हमारी पैदावार है या जो हमारी गुणवत्ता है फसल की वो खराब होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। तो डॉक्टर साहब जैसे अब जो है ना पौधों की संख्या की बात के साथ साथ तो शुरू में कोई कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसकी जरूरत पड़ सकती है? वैसे तो देखिए, मैं कृषि वैज्ञानिक या कृषि अधिकारी होने के नाते सभी किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जुलाई के लास्ट वीक तक या 15 अगस्त तक ऐसा कोई भी कीट धान की फसल पर अटैक नहीं करता है जो कि हमारे किसान को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इस दौरान जो है मौसम ऐसा नहीं होता है जिसमें कीट पनप पाए। साथ साथ हमारे खेत में मित्र लेते हैं। जी हेलो हेलो हेलो। लेकिन साथ साथ हमारे, क्योंकि इस दौरान हमारे मित्र कीट भी बहुत सारे खेत में मौजूद होते हैं और उस इकोलॉजिकल सिस्टम को वो लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग 15 अगस्त से पहले किसी भी प्रकार के कीट का और किसी प्रकार की बीमारी का धान की फसल में अटैक होने की संभावना नहीं होती है। तो किसान भाइयों से मैं निवेदन भी करूंगा कि वो अनावश्यक इन केमिकल्स का, इन रसायनों का इस्तेमाल ना करें और जब ज़रूरत पड़े तभी इस्तेमाल, किसी विशेषज्ञ से बात करें, किसी कृषि अधिकारी से बात करें, उसको अपनी फसल का मुआयना कराएं और जब वो जो एक्सपर्ट जो बताए उसी के अनुसार अपने खेतों के अंदर रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब जैसे कि खेत के अंदर हमने रासायनिक खाद भी डाल ली है, लेकिन ऐसी कौन सी खाद है जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? सर मैं गांव चंद्रभानपुर से लखपत सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए लखपत सिंह जी, क्या पूछना चाहोगे? सर हमारा ये पूछना है जी, जो गांव में हम धान की खेती कर रहे हैं जो जी, तो सड़कों के या मेड़ के आसपास में कुछ पेड़ खड़े हैं, कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट हैं, तो लोगों का ये मानना है कि वो बीमारी देते हैं, उनको काटना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो सर हमें उनसे खतरा है या नहीं है? नहीं, देखिए, जहाँ आपकी पौधे की जहाँ छाया होती है या जहाँ जैसे सफ़ेदा जैसे वृक्ष है, अगर उसके पत्ते वहाँ गिरते हैं तो वो जब डिकम्पोज होते हैं, जब गलते हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ विपरीत प्रभाव फसल के ऊपर डाल सकते हैं जी। और जहाँ पौधे की छाया जहाँ पड़ती है वहाँ भी आम कृषि के उस पर तकनीकी रूप से मैं ये समझता हूँ कि वहाँ भी फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। लेकिन जहाँ तक काटने की और ना काटने की बात है, ये एक प्रशासनिक मामला होता है और इस मामले में इस मंच के माध्यम से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपकी अगर बड़ा वृक्ष है तो वहाँ जो नज़दीक की खेत की आपकी फसल है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जी जी, धन्यवाद।
तो डॉक्टर साहब एक जानकारी आपसे एक साझा करना चाहेंगे कि जो धान की सीधी बिजाई है उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और उसके लिए सरकार क्या अनुदान दे रही है? आपने इतना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आपने सबसे अंत में पूछा है। अगर मैं जल संरक्षण की बात करूं जी, अगर मैं खर्चे की कम खर्चे की बात करूं और मैं अधिक उत्पादन की बात करूं, तो धान की सीधी बिजाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें सरकार द्वारा ये बताया गया है, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया है, कृषि अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि इससे लगभग 30 से 40% पानी की बचत की जा सकती है जी। लगभग 20-25% जो हमारा खर्चा होता है धान के ऊपर उसको कम किया जा सकता है। साथ साथ हमारी जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, हमारी ज़मीन का जो जैविक कार्बन है उसको भी बचाया जा सकता है। और सरकार द्वारा इस वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बहुत ऊंचे स्तर पर प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत किसान भाइयों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इस तकनीक को अपनाने के उपरांत अनुदान दिया जा रहा है। और साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसान भाइयों को इस तकनीक को अपनाने हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ये तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें हम 2 प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक सूखा तरीका होता है। डॉक्टर साहब पहले फोन ले लेते हैं जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछिए क्या पूछना चाहोगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अब सब्जी लेते हैं ना जी हम, तो सारी की सारी सब्जी पे स्प्रे और खाद दवाइयाँ बहुत ज्यादा है जी, जो अभी बाजार से खरीदते हैं जी। और जब भी जैसे वो सब्जी बनाते हैं ना जी, उसमें उसका स्पष्ट पता चलता है जी भी ये कैसे कितना जहरीला है, जब खा के ना जैसे दस्त वगैरह भी लग जाते हैं जी। तो अब मैंने सोचा सर, मैंने डीडी किसान पे देखा था जी भी ये छत पे आप खेती कर सकते हो। मेरे पास सर 10 मरले में जो मकान बन रहे हैं जी। आप ऐसा करो, आप प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर दी जा रही है। प्राकृतिक खेती किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी सारी ट्रेनिंग जो है यहाँ इंस्टीट्यूट में आके आप जानकारी लीजिए और उसको अपनाइए। आप जहर मुक्त, बिल्कुल जहर मुक्त हो जाएंगे आप लोग। सर इसमें ये बीज और अच्छी बेल, जो अच्छी क्वालिटी के पौधे यहाँ से नहीं, पौधे तो नहीं मिल पाएंगे। वो तो हम आपको जो पौध है ना, जो बीज है, वो तो आपको जो मार्केट में मिलते हैं वही दिला पाएंगे, वही दे पाएंगे। लेकिन आपको तकनीक बता देंगे जिसमें आप कम से कम रसायनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, मैं जरूर लेना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब और कोई जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं उनको देना चाहोगे? मैं ये इस मंच के माध्यम से किसान भाइयों की बहुत उत्सुकता है कि किस प्रकार से हम अपनी ज़मीन को जहर मुक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने पानी को जहर मुक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी हवा को जहर मुक्त कर सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सरकार द्वारा स्थापित कर दिया गया है और वहाँ से किसान भाइयों को, कृषि अधिकारियों को, कृषि वैज्ञानिक को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप उस प्रशिक्षण केंद्र पर आएँ, जानकारी प्राप्त करें, ट्रेनिंग लें और प्राकृतिक खेती की मुहिम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो आपने बातचीत सुनी और फोन इन कार्यक्रम से, और अब थोड़ा जानकारी ज़रूर दे देते हैं कि जो किसान कॉल सेंटर है उसका नंबर है 1551। किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है 1551। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई और धर्मवीर भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।